Hello everyone, welcome to chemistry class. Today we're going to discuss about the important topic of chapter 3, that is electrochemistry. In this video we're going to discuss about the different topics. First one, the variation of conductivity and molar conductivity. Second, upon dilution, what is specific conductance and conductivity decreases while molar conductivity increases. Third one, variation of molar conductivity with concentration for the strong and weak electrolytes. Usually this question comes in exams, so it's very important. Next, variation of molar conductivity with concentration for strong electrolytes and for the weak electrolytes. And then last but not the least, Collat's law. तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज़ वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी. मतलब कंडक्टिविटी जो हमने पहले पढ़ा था और मोलर कंडक्टिविटी, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है. इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन और इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन डाइल्यूशन. मतलब ये कि जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस होती है, कंडक्टेंस क्या होती है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं वो डिक्रीज़ करते हैं कब, जब हम उसमें कंसंट्रेशन इंक्रीज़ कर देते हैं किसी भी चीज़ की. और अगर हम उसमें वाटर ज़्यादा ऐड कर दें, उसको डिल्यूट ज़्यादा कर दें, तो वो इंक्रीज़ हो जाती है. दिस इज़ बिकॉज द कंडक्टेंस ऑफ आयन इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द आयन्स इन द सोल्यूशन. हमें पता है कि कोई भी, जैसे हमारे पास सर्किट है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स तभी फ्लो करेंगे जब उसमें आयन्स प्रेजेंट होंगे. अगर उसमें आयन्स प्रेजेंट है सोल्यूशन में तो उसकी कंडक्टेंस क्या होएगी, ज़्यादा होएगी. ग्रेटर द नंबर ऑफ आयन्स ग्रेटर इज़ द कंडक्टेंस. एज विद डाइल्यूशन, जैसे जैसे हम उसमें और पानी या कोई लिक्विड ऐड करते रहते हैं उसमें ज़्यादा आयन्स प्रोड्यूस होंगे इन सोल्यूशन, सो कंडक्टेंस ऑल्सो इंक्रीजेज ऑन डाइल्यूशन. मतलब डाइल्यूट करने से जो कंडक्टेंस है वो भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है. बोथ स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी. स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी क्या है, जैसे एक पर्टिकुलर सर्किट है, हम इसमें या इसमें कोई सोल्यूशन ले सकते हैं तो वो उसी में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, तो स्पेसिफिकली हम इसी एरिया की बात कर रहे हैं. एंड मोलर कंडक्टिविटी, 1 मोल में जो कंडक्टिविटी फ्लो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होता है वो चेंज कैसे करते हैं, कंसंट्रेशन से. सो कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीजेज विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन. मतलब ये कि अगर कंसंट्रेशन कम करेंगे, कंसंट्रेशन कम होएगी तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कम होएगा, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी क्या होएगी, डिक्रीज करेगी. फॉर बोथ वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स. वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, दोनों के लिए. वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से होते हैं, जो पार्शियली डिसॉल्व करते हैं सोल्यूशन में, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जो कम्प्लीटली डिसॉल्व कर जाते हैं. वेयर एज मोलर कंडक्टिविटीज़ जो होती है वो क्या करती है, इंक्रीज़ करती है. वो बिल्कुल इससे ऑपोजिट बिहेवियर शो करती है. मतलब कंसंट्रेशन कम होएगी तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कोर्स क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी. अब इसको थोड़ा और डिटेल में हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ते हैं. हाँ जी, तो मैंने अभी जैसे बताया था दैट अपॉन डाइल्यूशन स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी डिक्रीजेज वाइल मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज. हमने अभी एक फैक्ट पढ़ा है कि जब भी हम उसमें डाइल्यूशन करते हैं, पानी ऐड करते हैं, तो जो कंडक्टेंस होती है कंडक्टर की या कंडक्टिविटी होती है वो कम हो जाती है, लेकिन जो मोलर कंडक्टिविटी होती है वो इंक्रीज़ कर जाती है. तो उसके फैक्ट को एक्सप्लेन यहाँ पे करा हुआ है. कंडक्टिविटी इज़ द कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सोल्यूशन. मतलब एक सोल्यूशन है उसमें एक छोटा सा हिस्सा 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो हम लेंगे उसके बारे में बताया होता है. कंसंट्रेशन ऑफ आयन्स पर सेंटीमीटर क्यूब डिक्रीजेज एंड देयरफॉर कंडक्टिविटी डिक्रीजेज. अगर उस एरिया में डाइल्यूशन करने पे कंसंट्रेशन जो है वो कम होएगी तो कंडक्टिविटी भी कम हो जाएगी. लेकिन द इंक्रीज इन मोलर कंडक्टिविटी ऑन डाइल्यूशन इज ड्यू टू द फैक्ट दैट इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ कंडक्टिविटी एंड द वॉल्यूम. लेकिन मोलर कंडक्टिविटी में हम एक चीज़ एक्स्ट्रा पढ़ते हैं कि होती इसमें भी कंडक्टेंस है, लेकिन ये 1 मोल ऑफ सोल्यूशन में होती है. और अगर 1 मोल ऑफ सोल्यूशन में होएगी तो वो किस पे डिपेंड करेगी, इस पे. अब इसमें ये क्या दिया हुआ है, दिस इज़ द मोलर कंडक्टिविटी, K is the kappa, that is conductivity, and V is the volume of the solution containing 1 mole of the electrolyte. तो ये वॉल्यूम पे डिपेंड करती है. ऑन डाइल्यूशन कंडक्टिविटी डिक्रीजेज बट वॉल्यूम कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेज. वही बात होगी कि कंडक्टिविटी जो है वो कम हो जाती है, लेकिन मोलर कंडक्टिविटी 1 वॉल्यूम के कारण इंक्रीज कर जाती है. As a result, molar conductivity increases with dilution. The increase in volume of dilution is much more than the decrease in conductivity. क्योंकि जब वॉल्यूम होती है डिल्यूशन पे वो ज़्यादा बढ़ जाती है, जबकि कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है. इसकी वजह से मोलर कंडक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है डिल्यूशन पे. तो ये इसका रीज़न है मेन, ये लिखना होता है इसमें.
द मोलर कंडक्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। अब हम इसके बारे में टॉपिक में पढ़ेंगे। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में एग्जांपल्स आ जाते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, KCl पोटेशियम क्लोराइड का, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट का। ये सारे क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। इनको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब हम इनको डिज़ोल्व करते हैं वाटर में तो ये कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाते हैं। अगर हमने HCl लिया हुआ है तो HCl को जब डिज़ोल्व करते हैं तो उसमें से H पॉजिटिव आयन प्लस Cl नेगेटिव आयन निकलते हैं। इट मीन्स वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो गया, एक भी आयन उसका नहीं बचा। और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जो पार्शियली डिज़ोल्व होते हैं या नहीं होते डिज़ोल्व। सो इसमें आ जाते हैं एसिटिक एसिड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इट इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन कंसनट्रेशन और इंक्रीज इन डिल्यूशन। या तो हम इनकी कंसनट्रेशन कम कर दें या फिर डिल्यूशन ज़्यादा कर दें। तो ये इसके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि अगर हम ऐसे करेंगे तो इनकी जो मोलर कंडक्टेंस है वो भी बढ़ जाएगी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट का मतलब क्या है? मोलर का मतलब 1 मोल में था ना, इक्विवेलेंट का मतलब होता है 1 ग्राम इक्विवेलेंट में, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन वॉल्यूम कंटेनिंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। सो ये भी जो कंडक्टिविटी होती है इसको हम डिनोट करते हैं ई से, लैम्डा ई, इससे डिनोट करते हैं। बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन वॉल्यूम ये भी इंक्रीज कर जाती है डिल्यूशन होने पे। सो नेक्स्ट आ गया वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कंसनट्रेशन फॉर स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। अब इसमें आगे हमें थोड़ी सी छोटी सी डेरिवेशन है या फॉर्मूला दिया हुआ है जिससे हम इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले हम करेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज स्लोली विद डाइल्यूशन। मतलब मोलर कंडक्टिविटी जो होती है वो धीरे धीरे इंक्रीज करती है जब हम डाइल्यूशन करनी स्टार्ट कर देती है। देयर इज़ अ टेंडेंसी फॉर मोलर कंडक्टिविटी टू अप्रोच अ सर्टेन लिमिटिंग वैल्यू। और उनकी कैपेबिलिटी होती है कि वो एक पर्टिकुलर लिमिटिंग वैल्यू जो है वो अप्रोच करें। मतलब एक सोल्यूशन है, अगर हमने उसमें कोई सोल्यूशन जो सोल्यूट और सॉल्वेंट है वो ऐड कर देते हैं तो एक उसकी कैपेबिलिटी होती है कि सर्टेन लिमिट के बाद वो डिज़ोल्व होना वहाँ पे बंद हो जाता है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? लिमिटिंग वैल्यू। व्हेन द कंसनट्रेशन अप्रोचेज 0। अब 0 के बाद तो उसकी कोई वैल्यू होएगी नहीं। सपोज करो 0.5 वैल्यू है, तो जब वो पूरी तरह डिज़ोल्व हो जाएगा और 0.0 अचीव कर लेगा तो उसके बाद तो वो डिज़ोल्व नहीं ना हो सकता। दैट इज़ व्हेन द डिल्यूशन इज़ इन्फानाइट। तो मतलब हमने वो डिल्यूशन जो है वो इन्फानाइट कर दी है, इससे ज़्यादा वो डिज़ोल्व नहीं हो रहा। सो मोलर कंडक्टिविटी व्हेन द कंसनट्रेशन अप्रोचेज 0 इज़ कॉल्ड द मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फानाइट डिल्यूशन। मतलब जब डिल्यूशन बिल्कुल 0 अप्रोच कर लेती है तो हम उसको कैसे डिनोट करेंगे? डेल्टा एम, दैट इज़ लैम्डा एम भी बोल सकते हो उसको आप। लैम्डा एम ऊपर क्या लिख देंगे हम? 0। 0 का मतलब क्या है कि वो 0 वैल्यू अप्रोच कर चुका है, इन्फानाइट डिल्यूशन उसे वहाँ पे हो चुकी है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा एम इज इक्वल टू डेल्टा एम नॉट when C approaches 0 at infinite dilution। मतलब when concentration approaches 0 at infinite dilution। तो ये फॉर्मूला जब हमारे पास आ गया देन उसके बाद हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, द वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कंसनट्रेशन में बी गिवन बाय द एक्सप्रेशन। हम इसको इस फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। बेसिकली ये जो फॉर्मूला यहाँ पे बनाया हुआ है इसको हम बोलते हैं डिबाय-हकल-ऑनसैगर इक्वेशन। डिबाय-हकल-ऑनसैगर इक्वेशन इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि दिस इज़ द मोलर कंडक्टिविटी, दिस इज़ मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फानाइट डिल्यूशन एंड व्हाट इज़ AC हाफ हियर? A इज़ अ कांस्टेंट, डेल्टा नोट इज़ मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फानाइट डिल्यूशन। सो इस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे? डिबाय-हकल-ऑनसैगर इक्वेशन। A जो कांस्टेंट है, C यहाँ पे कंसनट्रेशन होती है एंड इज़ फाउंड टू होल्ड गुड एट लो कंसनट्रेशन। जितनी कंसनट्रेशन कम होएगी उतनी ये ऑनसैगर इक्वेशन जो है वो वहाँ पे वैलिड होएगी। वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी with concentration can be studied by plotting the values of delta m against square root of this। अगर हम इसका ग्राफ भी प्लॉट करेंगे तब भी हम उससे वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। सो यहाँ पे नेक्स्ट हमने ग्राफ ड्रॉ करके दिखाया है। यहाँ पे वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कंसनट्रेशन हाफ इज स्मॉल, मतलब इसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा छोटी होती है सो दैट प्लॉट्स कैन बी एक्स्ट्रापोलेटेड। हम इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाहर की तरफ लेके जाते हैं टू 0 कंसनट्रेशन तक। जो यहाँ पे इंटरसेप्ट की वैल्यू आती है वो हमें लिमिटिंग वैल्यू के बारे में बताती है कि मतलब इससे ज़्यादा वो अब आगे डिजोल्व नहीं हो सकता। सो व्हेन द कंसनट्रेशन अप्रोचेज 0 कॉल द मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फानाइट डिल्यूशन, दैट इज़ डेल्टा एम नॉट। तो यहाँ पे जो स्लोप बनेगा वो किसके इक्वल होएगा? A के इक्वल होएगा, क्योंकि A क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है। एंड फॉर द गिवन सॉल्वेंट एंड टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। सो चेंजेस ऑन द कैटाइन एनाइन प्रोड्यूस्ड इन द डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन द सोल्यूशन। मतलब जो A की वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करती है कि जो सोल्यूशन में कैटाइंस और एनाइंस रिलीज हुए हैं उनके ऊपर कौन से चार्जेस हैं। जैसे कि यहाँ पे एक ग्राफ बना हुआ है, दिस इज़ व्हाट
मोलर कंडक्टिविटी, दिस इज़ रूट ऑफ कंसनट्रेशन। रूट क्यों लिया हमने यहाँ पे, वहाँ पे तो सिर्फ सी था ना, क्योंकि वहाँ पे ऊपर हाफ प्रेजेंट था, उसके लिए हम यहाँ पे रूट सी लेंगे। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे हमने स्टार्ट करा कि वैल्यूज़ दी हुई हैं, है ना, तो यहाँ पे 0 होती है, ऐसे ही हमने वैल्यूज़ उसकी स्टार्ट करी जब, तो सपोज़ करो यहाँ पे 0.5 है, मतलब अब वो पूरे क्या होगी, यहाँ पे जो वैल्यू है वो पूरी की पूरी यूज़ होगी, अब इससे ज़्यादा वो यूज़ हो नहीं सकती, राइट। तो क्या करेंगे यहाँ पे, ये जो वैल्यू होती है, ये देखो यहाँ पे HCl का ग्राफ बना हुआ है, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का एग्जाम्पल है, तो ये ऐसे नीचे को अप्रोच कर रहा है। KCl का एग्जाम्पल है, वो भी नीचे को अप्रोच कर रहे हैं, दोनों ग्राफ्स नीचे की तरफ बन रहे हैं। तो ये जो पॉइंट है जहाँ पे आके इन्होंने क्या करना है, डिज़ोल्व होना बंद कर देते हैं, बिल्कुल इन्फाइनाइट डिल्यूशन हो जाती है, इससे ज़्यादा हम ना पानी ऐड कर सकते हैं ना वो डिज़ोल्व हो सकते हैं, तो उस पॉइंट्स को हम क्या बोलेंगे, डेल्टा एम नॉट। इसका मतलब क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फाइनाइट डिल्यूशन, राइट। तो ये हमारे पास जो ग्राफ आया है, ये किसके लिए, फॉर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। ये आपको एग्जाम में साथ में ड्रॉ करना होता है अगर ये टॉपिक पूछा जाता है तो। हाँ जी, तो अभी हमने पढ़ा था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के एग्जाम्पल तो हमने ले लिया, लेकिन हम इसको जैसे पता कैसे लगाते हैं कि कितने कितने इलेक्ट्रोलाइट्स इसमें से निकल रहे हैं। जैसे कि NaCl का एग्जाम्पल है, NaCl में 1 इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, एक एक दिए हुए हैं। CaCl2 कैल्शियम डाइक्लोराइड है, कैल्शियम के कितने हैं 1, क्लोराइड के कितने हैं 2 1 इलेक्ट्रोलाइट्स। MgSO4 में कितने हैं, इसमें MgSO4 एक एक वैसे हम लेंगे तो इसके क्या हो गए 2 इलेक्ट्रोलाइट्स होगी, यहाँ पे गिवन है। कैसे लेते हैं 2 इलेक्ट्रोलाइट्स, बिकॉज अगर हम देखें तो MgSO4 ऐसे दिया हुआ है, मैग्नीशियम के कितने होते हैं +2 आयन चार्ज होता है, SO4 के ऊपर कितना होता है -2, तो अगर हम इसको ऐसे क्रिस क्रॉस रूल अप्लाई करेंगे तो 2 इलेक्ट्रोलाइट्स निकलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कंसनट्रेशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का एग्जाम्पल हमने करा था पीछे एसिटिक एसिड का। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, जो पहले ग्राफ में हमने देखा था कि वहाँ पे क्या है कि जो ग्राफ दिया होता है यहाँ पे वो लाइन के साथ यहाँ पे ज्वाइन कर रहा है, लेकिन इसका ग्राफ आप देखोगे तो ये ना ऊपर से ज्वाइन हो रहा है या नीचे से ज्वाइन हो रहा है ना। ऐसा क्यों होता है, ये ग्राफ ऐसे क्यों बनाया हुआ है, एक तो ये स्ट्रेट भी नहीं है, ऊपर से ज्वाइन भी नहीं कर रहा, एटलीस्ट यहाँ पे ज्वाइन करता है जहाँ से वो स्टार्ट करता है ना। सो द वीक इलेक्ट्रोलाइट्स डिसोसिएट टू अ मच लेसर एक्सटेंट। पहली बात तो वो डिसोसिएट ही बहुत कम होती हैं एज़ कम्पेयर टू द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, देयरफॉर जो उनकी मोलर कंडक्टिविटी होती है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, राइट। डिसोसिएशन कम, मोलर कंडक्टिविटी भी कम होएगी। हाउएवर द वेरिएशन जो होएगी इज़ वेरी लार्ज, उसकी वजह से इसकी वेरिएशन ज़्यादा होएगी। पीछे हमने पढ़ा था कि इसकी वेरिएशन स्मॉल होती है, वेरी स्मॉल वैल्यू इट गिव्स, और इसकी वैल्यू जो आती है वो लार्ज होती है, सो मच दैट वी कैनॉट obtain मोलर कंसनट्रेशन एट इन्फिनिट डिल्यूशन। इतनी ज़्यादा इसकी वैल्यू होती है कि हम इसको फाइंड आउट ही नहीं कर सकते। फाइंड आउट ना करने की वजह से इसको हम एक्स्ट्रापोलेट कर देते हैं। एक्स्ट्रापोलेट मतलब ये ज़्यादा ऊपर को राइज करे जा रहा है, अब पर्टिकुलर वैल्यू पे ऊपर को राइज करेगा, लेकिन पर्टिकुलर किसी पॉइंट पे जाके ये मैच नहीं करेगा उससे या मीट नहीं करेगा इस लाइन से, तो इसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रापोलेशन। यहाँ से भी ये सीधा जाएगा लेकिन इससे मैच नहीं करेगा, तो दैट वर्ड एक्स्ट्रापोलेशन का मतलब यही होता है। इसकी वजह से ये जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं इनकी डिसोसिएशन जो होती है वो प्रॉपरली नहीं होती। एक टॉपिक पढ़ा है कि उसमें वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की कितनी डिसोसिएशन हुई है, कौन से लेवल तक उसने डिसोसिएट करा है, ये हमने पता नहीं लगा पाए, है ना। तो उसको पता लगाने के लिए एक लॉ आया एग्जिस्टेंस में, इसको हम कहते थे कोलार्स्ट लॉ। कोलार्स्ट लॉ का मतलब क्या होता है, डिफरेंस इन वैल्यूज़। कौन सी वैल्यूज़ में, कंडक्टिविटीज़ की वैल्यू में एट इन्फिनिट डिल्यूशन में जो डिफरेंस आएगा उससे हम पता लगा सकते हैं हैविंग अ कॉमन कैटायन और कॉमन आयन वाज ऑलमोस्ट सेम। जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे, जैसे उन्होंने कहा है कि मोलर कंडक्टेंस है K पॉजिटिव और Na पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव दिए हुए हैं, दोनों 1 1 है, +1 यहाँ पे भी है, +1 यहाँ पे भी है, तो इसकी वैल्यूज़ दी हुई हैं 23.4 पर ओम सेंटीमीटर पर मोल। ये कंडक्टेंस की यूनिट्स होती हैं रिस्पेक्टिव ऑफ द एनाइन। एनाइन नहीं पता हमें कौन सा है। तो क्या करते हैं इसमें, जो मोलर कंडक्टिविटी होती है एट इन्फिनिट डिल्यूशन KCl की कितनी होती है 149.9। ये एक टेबल होता है, उससे आप याद कर सकते हो, या फिर आपको क्वेश्चन में गिवन होते हैं कई बार। डेल्टा नॉट NaCl की वैल्यू इतनी दी हुई है। अब दोनों की वैल्यूज़ कितनी आ रही हैं डिफरेंस करके,
KCl में से NaCl को माइनस करोगे तो इसकी वैल्यू में से इसको निकाला, कितना आ गया 23.4। यही दी थी ना यहाँ पे वैल्यू कि जो डिफरेंस है वो इतना आया 23.4 वैल्यू। अब डेल्टा नोट KNO3 अगर हम इसको एक पर्टिकुलर एनाइन जो यहाँ पे उन्होंने बताया नहीं है उससे ज्वाइन करवा दें, अगर हम K पॉजिटिव को और Na पॉजिटिव को दोनों को ज्वाइन करवा देते हैं, पहले तो हमने लिया था Cl के साथ, क्लोरीन के साथ, अब हमने किसके साथ लिया, नाइट्रेट के साथ। दोनों एनाइंस अलग अलग है, यहाँ पे NO3 है, यहाँ पे भी NO3, ये सेम हो गया, Cl यहाँ पे ये सेम हो गया, लेकिन K और Na ये दोनों तरफ क्या रहे, सेम रहे। अब इसकी वैल्यू कितनी है 145 और इसकी कितनी है 121.6, तो इन दोनों की वैल्यूज़ भी यहाँ पे गिवन है। देन उसके बाद अगर हम यहाँ पे ये लेते हैं डिफरेंस इन दोनों का, तो डेल्टा नोट KNO3 माइनस NaNO3, इन दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो वो भी कितनी है 23.4, ऊपर भी निकाली थी तो वो भी कितनी थी 23.4, यहाँ पे भी सेम आ गई। ऐसे ही हम Br दोनों में सेम एनाइन लिया, लेकिन थर्ड केस है ये। पहला केस कौन सा था, Cl वाला, सेकंड NO3 वाला, थर्ड वन ब्रोमीन वाला, तो इसमें भी वैल्यू कितनी आई, सेम आई। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि देखो डेल्टा नोट K पॉजिटिव माइनस लैम्डा नोट Na पॉजिटिव इट इज़ इक्वल टू 23.4 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। मतलब इसकी वैल्यू जहाँ से मर्जी, कौन सा मर्जी एनायन हम उसके साथ अटैच कर दें, उसकी जो वैल्यू है मोलर कंडक्टिविटी की डिफरेंस की कोलाश लॉ के अकॉर्डिंग वो बिल्कुल सेम आएगी सब में, दैट इज़ 23.4। तो इस एग्जाम्पल से हमें क्या चीज़ पता चलती है, दैट कोलाश लॉ स्टेट्स दैट एट इन्फिनिट डिल्यूशन, ये डेफिनेशन है, ये आपके एग्जाम्स में पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट है, ये याद भी करनी है। और एग्जाम्पल को अच्छे से एक्सप्लेन भी यही करती है कि जब भी हम किसी चीज़ की इन्फिनिट डिल्यूशन करते हैं, डिसोसिएशन इज़ कंप्लीट, ईच आयन मेक्स अ डेफिनेट कंट्रीब्यूशन, हर एक आयन अपनी एक पर्टिकुलर कंट्रीब्यूशन करता है टुवर्ड्स मोलर कंडक्टिविटी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द आयन विद विच इट इज़ एसोसिएटेड। मतलब ये कि Na पॉजिटिव और K पॉजिटिव दोनों ने ही अपनी वैल्यूज़ जो हैं वो देनी है, कंट्रीब्यूशन देना ही देना है एसोसिएशन में। इस चीज़ पे वो डिपेंड नहीं करता कि उसके साथ कौन सा दूसरा आयन जो है वो उसके साथ अटैच है या एसोसिएटेड है, राइट। एट इन्फिनिट डिल्यूशन व्हेन द डिसोसिएशन इज कंप्लीट, ईच आयन मेक्स हर एक आयन अपना डेफिनेट कंट्रीब्यूशन देता है टुवर्ड्स द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द आयन विद विच इट इज़ एसोसिएटेड। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, द मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनिट डिल्यूशन फॉर अ गिवन सॉल्ट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशंस। तो हम उसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, जैसे कि यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला दिया हुआ है मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करने का, एक कैटाइन है और एक एनाइन है, उसकी मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू और उसकी मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू दोनों को क्या करना है, ऐड कर देना है। जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सम लेना है हमने इंडिविजुअल, हर एक का अलग अलग, जैसे Na पॉजिटिव का अलग, K पॉजिटिव का अलग, फ्रॉम द आयन्स ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। सो इफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द कैटाइन इज डिनोटेड बाय दिस एंड एनाइन इज डिनोटेड बाय दिस, देन द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन्स इज, तो ये लॉ बनता है हमारे पास। अब इसमें V पॉजिटिव एंड V नेगेटिव ये क्या होते हैं, नंबर ऑफ कैटाइन्स एंड एनाइन्स पर फॉर्मूला यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। फॉर एग्जांपल V पॉजिटिव एंड V नेगेटिव इनकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, यूनिटी के। HCl के लिए V पॉजिटिव कितना है 1, इसमें हाइड्रोजन कितने हैं 1 है ना, V नेगेटिव कितने हैं 2, क्यों V नेगेटिव 2 क्यों आए, अब H पॉजिटिव तो 1 1 दिए हुए हैं, दोनों की वैल्यू 1 1 है। MgCl2 में हाईएस्ट कौन सा जा रहा है, नेगेटिव वाला V नेगेटिव Cl, इसके कितने दिए हुए हैं आयंस, Cl2 की वैल्यू कितनी होती है 2 नेगेटिव होती है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे दी हुई है 2, राइट। देयरफॉर डेल्टा लैम्डा नॉट पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट नेगेटिव एनाइन के लिए, कैटाइन और एनाइन आर ऑल्सो कॉल्ड मोलर आयनिक कंडक्टेंसेस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। इसलिए इन दोनों को हम क्या बोल देते हैं कि ये दोनों वैल्यूज़ जो होती हैं वो इनफाइनाइट डिल्यूशन पे आ जाती हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कोलाश लॉ। इससे हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि हम कैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए भी डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं या मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट कर सकते हैं।